हेलो नमस्कार साथियों। तो आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो हमने एक श्रृंखला स्टार्ट की, पिछले 2 क्लास हमने उसमें लगाई है कि हमें PYQ जो होते हैं उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए और कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 1 या 2 क्वेश्चन से रुक जाए, 1-2 क्वेश्चन से, और हम एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो उसी श्रृंखला में हम आज का हमारा जो ये तीसरा लेक्चर होगा, ये हम आज की हमारी 3rd क्लास है। उसी तरह की बातें हम आज भी करेंगे। आज मैं थोड़ा इसमें आपको समझाऊंगा भी, जो क्वेश्चन है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हल्की फुल्की एक दो लाइनें मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। तो कल हमने 40 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे, उससे आगे देखेंगे कि आगे का जो क्वेश्चन है उसमें हमें किस प्रकार की बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और आज मैं हल्का फुल्का आपको इनके बारे में बताता भी रहूँगा, क्वेश्चन के बारे में। तो ये है कि सुमेलित करना है हमें सूची 1 को सूची 2 से। इसमें एक तरफ तो दे रखे हैं युद्ध और युद्ध या घटनाएं, एक तरफ तो हमें दे रखी है घटनाएं घटनाएं और दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके वर्ष कि ये घटनाएं कब घटी थी। तो रायसीन की विजय है, वो विजय 1543 में ही हुई थी। चुन्नार का पतन 1538 में हुआ था। चौसा की लड़ाई 1539 में ही हुई थी। और सुमेल का युद्ध है 1544 में हुआ था। ठीक है, तो ये सभी जो घटनाएं हैं वो शेरशाह सूरी से रिलेटेड है। शेरशाह सूरी, आप सभी लोगों को ये तो पता ही होगा कि हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कुछ वर्षों के लिए शासन किया था, 1940 से 1945 तक। 1940 से 1945 तक दिल्ली पर शासन किया था। तो उन्हीं शेरशाह सूरी से संबंधित ये चारों घटनाएं हैं, जिसमें रायसीन की जो विजय है उसमें पूरनमल और शेरशाह के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें इसने ये रायसीन नामक जगह जीती थी। और चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह के बीच एक फेमस लड़ाई, आपको पता ही होगा। चौसा के बाद 1940 में एक और उनके बीच युद्ध हुआ था। आप कमेंट करके बताना कि ये युद्ध, इस युद्ध का नाम क्या था, कौन सा युद्ध हुआ था, जिसके बाद हुमायूं को दिल्ली छोड़ना पड़ा और दिल्ली के ऊपर शेरशाह का शासन स्थापित हो चुका था। ठीक है, और इसी तरह जो सुमेल का युद्ध है, सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। कहाँ पे हुआ था? ये राजस्थान में एक पाली नामक जगह है। राजस्थान में पाली नामक जगह, वहीं पे हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? ये जोधपुर के महाराणा थे मालदेव, उनकी सेना और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी के बीच। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आज जाकर शेरशाह सूरी के बारे में पूरा पढ़ना है। शेरशाह सूरी की जीवनी से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने क्या कुछ घटनाएं घटित हुई थी उस समय की, सब कुछ आपको तैयार करना है। जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें शेरशाह सूरी को देख लेना, उसमें सारी घटनाएं आपको ये मिल जाएगी। और अगर कहीं पे आपको ये ना मिले तो वहीं पे आप अपने नोट्स में इनको अपडेट कर लेना, ये घटनाएं। अगर हो सकता है कि किसी नोट्स में कोई 1 या 2 घटनाएं ना मिले, जैसे चौसा का युद्ध, सुमेल का युद्ध, ये फेमस है, ये तो आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपको रायसीन की विजय ना मिले, किसी किसी के नोट्स में हो सकता है ना ही मिले, तो आप वहीं पे अपडेट कर लेना इसको। ये एक और बेनिफिट है। तो हमारी श्रृंखला को स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य जो था वो यही था कि हमें अपडेशन होता रहे। ये आंसर जानने का हमारा कोई मतलब नहीं है, जो गलतियां हम करते हैं उन गलतियों में सुधार करते जाएं। तो नोट्स में जो भी आपको नहीं मिले वो यहाँ से लिखना, PYQs में जो आते हैं उनसे लिखना। तो अगला क्वेश्चन है कि उजड़ा हुआ शहर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे का नाम बदलकर हुमायूं ने जनताबाद रखा। एक तो ये जनताबाद याद रखना। वहां लगभग 8 माह तक राग रंग में डूबा हुआ उत्सव मनाता रहा यह शहर कौन सा था? ठीक है, इस शहर के बारे में आपको बताना था कि इस शहर का पुराना नाम क्या था, जिसको हुमायूं ने बदलकर जनताबाद रखा था। तो यह था गौर, गौर या गौड़, गौर या गौड़ शहर। ठीक है, तो इसके बारे में, जनताबाद या गौड़ शहर के बारे में 1-2 चीज़ें जान लेते हैं कि ये कहाँ पे है। ये है पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल में ये है। और इसका जो प्राचीन ऐतिहासिक जो नाम है, प्राचीन नाम, वो प्राचीन नाम क्या है? वो है आपका लक्ष्मणावती। लक्ष्मणावती। और मध्यकालीन जो टाइम पीरियड था, उस मध्यकालीन टाइम पीरियड की इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे लखनौती। लखनौती। तो इनके नाम याद रखना है। इस तरह की, मैं आपको कल भी बता रहा था कि आप क्वेश्चन गूगल करना। आज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन के बगल में ये लिख दिया, जनताबाद को मैंने सर्कल किया, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। इसके प्राचीन नाम लिख दिया, मध्यकालीन। अगर एक दो बातें आपको और मिले इसके बारे में कुछ, तो वो भी आप लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन PYQs को करना होता है कि जिससे ये पता चले कि ये हमारे एक तरह के मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं, जिनसे जो हमारे नोट्स में छूट जाए, जो कुछ भी छूटा हुआ है हमारे नोट्स में, वो हम इनसे रिकवर कर लें। इनके बारे में थोड़ा बहुत सर्च करेंगे, जो जो जितनी बातें नोट्स में छूटी है उनको अपडेट करेंगे, और हमारा पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा इससे, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी के समय परगने में मुख्य अधिकारी होते थे। तो इसमें आपको गलती कहाँ नहीं करनी है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि इसने पूछा परगना, तो इसको आप अंडरलाइन करना। मुख्य अधिकारी पूछे हैं। आपको शेरशाह का प्रशासन तो पता ही होगा, प्रशासन के बारे में, उसका प्रशासन कैसा था? तो सबसे पहले केंद्रीय शासन, केंद्र सबसे ऊपर केंद्र था। उसके बाद नीचे प्रांतों में बंटा हुआ सरकार था, सरकार बोलते थे उसको। सरकार के नीचे परगने थे, और परगने के नीचे गांव। इस तरह से उसका प्रशासन बंटा हुआ था, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो परगना था, परगना जैसे आज का मान लो जिले टाइप का मान लो, जैसे ये केंद्र हो गया, ये सरकार है, ये अपना स्टेट मान लो, ये जिला मान लो, ये गांव वगैरह हो गए, तहसील वगैरह हो गया, इनको तहसील मान लो। ऐसा प्रशासन था आज के लगभग जैसा सही। तो इसने पूछा है कि परगने के अधिकारी कौन से? मुख्य अधिकारी, इनमें मुकद्दम, पटवारी, कारकुन, पटवारी, सिकदार, मुंसिफ, सिकदार ए सिकदारान, मुंसिफ है मुंसिफान। ये सभी के सभी अधिकारी क्या है? शेरशाह सूरी के प्रशासन से संबंधित है। लेकिन हम गलती क्या करेंगे यहाँ पे? इनको पढ़ लिया, ये तो अधिकारी हमने सुना है, हम पहले को देखेंगे और इसको सही कर देंगे कि अधिकारी हमने सुने हैं, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें इस परगना जो ये लिख रखा है, इसको पूरे ध्यान से पढ़ना है, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। तो परगने के अधिकारी कौन थे? सिकदार और मुंसिफ थे। पटवारी कहाँ का अधिकारी था? पटवारी था गांव का, गांव का अधिकारी था। तो ये एक नहीं होगा, ये नहीं होगा। सिकदार एक सिकदारान, और मुंसिफ है मुंसिफान। ये कहाँ के अधिकारी थे? ये थे सरकार के, या मान लो आप स्टेट के या राज्य के, सरकार के अधिकारी है। सिकदार ए सिकदारान कहलाते थे। सिकदार और मुंसिफ कहाँ के अधिकारी थे? वो थे परगने के अधिकारी। आपने शेरशाह सूरी का प्रशासन पूरा पढ़ा होगा, तो उसमें आपने इन अधिकारियों के बारे में भी पढ़ा होगा। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको लिखवा देता हूँ या करवा देता हूँ। जैसे कि केंद्रीय प्रशासन में सबसे ऊपर क्या था? केंद्र था, जो शेरशाह सूरी के डायरेक्ट अंडर में आता था। तो वहाँ पे दीवान ए विजारत, बहुत सारे अधिकारी थे। दीवान ए विजारत। और कौन सा अधिकारी था? इसका काम क्या था? इसका काम था लगान से संबंधित काम हो गया, आय व्यय से संबंधित काम हो गया, यानी पैसों से रिलेटेड जो मामले थे। उसके बाद और अधिकारी कौन थे? दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज। ये किससे संबंधित था? ये सैन्य विभाग से संबंधित था, सैनिकों से रिलेटेड था। उसके बाद है दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत, ठीक है। ये किससे था? ये था जो दूसरे जो स्टेट होते थे, दूसरे जो राज्य होते थे, उनके साथ जो पत्र व्यवहार होता था, उनके साथ जो बातचीत होती थी, उससे रिलेटेड था। दीवान ए ब्रीद, दीवान ए ब्रीद, ये गुप्तचर विभाग से संबंधित था। गुप्तचर,
गुप्तचर से रिलेटेड था। तो इस तरह के बहुत सारे अधिकारी केंद्र में थे। उसके बाद इसी तरह से सरकार में भी अधिकारी थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सरकार में कौन से अधिकारी थे, सिकदार सिकदारान और मुंसिफ मुंसिफा में सरकार के अधिकारी थे। और सिकदार और मुंसिफ परगने के बता ही दिए। पटवारी मैंने आपको बताया कि ये गांव से संबंधित अधिकारी था। तो इस तरह से इसका केंद्रीय ये इसका शेरशाह सूरी का प्रशासन बंटा हुआ था। तो एक पहले वाला क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूरे शेरशाह सूरी से आए हैं इसके। और शेरशाह सूरी का छोटा सा टॉपिक है। इसका मतलब हमें क्या है कि शेरशाह सूरी का टॉपिक जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। उससे संबंधित लड़ाइयाँ जो भी घटनाएं हैं और अधिकारी है, मैं आपको पिछली 2 कक्षाओं से बताता आ रहा हूँ कि जितने भी मध्यकालीन समय पीरियड टाइम पीरियड में और प्राचीन टाइम पीरियड में जो भी टर्मिनोलॉजी है और जितने भी अधिकारी है उनको आप एक जगह लिखकर याद कर लेना। उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से। अब अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने रियासतों को लेकर हुए मतभेद के कारण किस शासक को जहाज पर बुलाकर मुलाकात करने के बहाने धोखे से जहाज से गिराकर डुबो दिया? 16वीं शताब्दी का वह शासक कौन था? तो कौन सा शासक था? बहादुर साहब। ये कहाँ का शासक था? गुजरात का। गुजरात का शासक बहादुर शाह था ये। ठीक है, तो इसने इसके बारे में दे दिया क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने किसने हत्या की थी? पुर्तगालियों ने। मतभेद हुआ था इसके साथ, इन्होंने अपनी जहाज पर बुलाया और धोखे से इसको मार दिया। ये घटना कब की है? 16वीं शताब्दी के आसपास। तो अब आप क्या काम करोगे, आप जाकर बहादुर शाह के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ोगे कि बहादुर शाह कौन था, कहाँ का शासक था, किस समय का इसका टाइम पीरियड है, इसके समय में दिल्ली में शासक कौन था। ठीक है, तो ये काम आपका है। और मैं एक बता देता हूँ कि ये घटना कब की है। ये घटना है 1537 के आसपास, 1537 के आसपास की ये घटना है ईस्वी। ठीक है, तो अब आप जाकर बहादुर शाह के बारे में पता करना पूरा। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, 1-2 लाइनें, और आपने पढ़ा ही होगा बहादुर शाह के बारे में। ये मैं नहीं मान सकता कि आपने मुगलों के बारे में पढ़ा हो तो बहादुर शाह के बारे में नहीं पढ़ा हो। अगला है क्वेश्चन 45। वो क्या है? भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के संबंध में निम्नलिखितों में कथनों में कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य? क्या पूछा है? असत्य। इसको अंडरलाइन करना, यहाँ पे काट के क्या लिखना? गलत। तो फिर से पढ़ना इसको। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 1 2 3 4 स्टेटमेंट लिख रखे हैं, जो भी आपका गलत होगा उस पर आप क्लिक कर लेना। तो पहला है जहीरुद्दीन बाबर। हर एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी शब्द में कोई भी गलती हो सकती है, आपका स्टेटमेंट गलत या सही हो सकता है। ठीक है, तो जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को काबुल में हुआ था। क्या याद रखना है? 14 फरवरी 1483 और काबुल। ठीक है। दूसरा है, बाबर ने 11 वर्ष की अल्प आयु में फरगना का राज्यभार ग्रहण किया था। कहाँ का? फरगना का। बाबर ने अपने जीवन काल में 3 बार समरकंद जीता था और तीनों बार उसके हाथ से निकल गया। कितनी बार? 3 बार क्या जीता था? समरकंद, और तीनों ही बार उसके हाथ से निकल गया। बाबर ने उज्बेकों से तुलुगमा का प्रयोग सीखा था। कहाँ से सीखा था? उज्बेकों से। क्या सीखा था? तुलुगमा। तो मतलब ये है कि कहने का हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक शब्द के बारे में पता होना चाहिए कि ये सही है नहीं। तो इसमें ये गलत है कि उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को काबुल में नहीं हुआ था। काबुल में नहीं होकर कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये एक तरह से बाबर के बारे में आपको अगर कोई 1-2 पॉइंट नहीं पता हो तो 4 पॉइंटों में इसके बारे में बहुत कुछ आपको पता चल गया। जैसे उसके जन्म के बारे में, जन्म स्थान, 11 वर्ष की अल्पायु में कहाँ का शासन उसने संभाला था? फरगना का। और उसने समरकंद को जीता था अपने जीवन में। और बाबर ने तुलुगमा जो है वो कहाँ से उसकी शिक्षा ली थी? उज्बेकों से उसको उसके बारे में सीखा था। तुलुगमा क्या है? तुलुगमा एक युद्ध करने की पद्धति है, युद्ध पद्धति। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत फर्स्ट हुआ था,
उस समय बाबर ने इसी पद्धति को अपनाया था और इसी पद्धति के चलते ही उसने बस कुछ नाम मात्र के सैनिकों के साथ भारत दिल्ली की विजय की थी। ठीक है, तो ये युद्ध पद्धति है, इस युद्ध पद्धति को उसने उज़्बेकों से सीखा था। तो इस तरह से ये हो गया। अब आप बाबर के बारे में जो भी आपके नोट्स है उससे पढ़ लेना। उसमें अगर आपको इनमें से कोई भी एक या दो स्टेटमेंट कुछ भी पॉइंट अगर ना मिले तो वो पॉइंट वहीं पे अपडेट कर लेना। एंड टू एंड आपके नोट्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब 1560 ईस्वी में 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः कौन सा था? गुजरात, खानदेश पहला अंतिम, मालवा मेड़ता पहला अंतिम, मालवा असीरगढ़ पहला अंतिम, और कड़कटंका और काबुल पहला और अंतिम। तो इसका मालवा पहला इसका अभियान था, ये हुआ था 1561 में और असीरगढ़ 1601 में। तो अकबर, आपको पता ही होगा कि सबसे हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अकबर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ मतलब सब कुछ अकबर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसके क्रम में उसने क्या कुछ काम किया था, कौन से उसने युद्ध लड़े थे, किन किन शासकों के साथ उसके संबंध थे, किस प्रकार के उसके संबंध थे। तो सारी जानकारी आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए अकबर के बारे में। तो उसने जो मालवा का, ये मैंने बता ही दिया कि सबसे पहले युद्ध लड़ा था उसने 1561 में। असीरगढ़ का कब लड़ा था? 1601 में। बाकी मैं आपको दो तीन और लिखा लेता हूँ। उसने चित्तौड़ का युद्ध लड़ा था, मालवा का हो गया 1561, यहीं पे लिखा देता हूँ मैं, मालवा 1561। उसके बाद चित्तौड़ में, चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ था? 1567। ये किनके मध्य हुआ था? राणा उदय सिंह और अकबर के मध्य। ठीक है, और मालवा किनके बीच हुआ था? बाज बहादुर और अकबर के मध्य। चित्तौड़गढ़ के बाद हुआ था इनका रणथंभौर का, रणथंभौर 1 वर्ष के बाद ही 1568 में। आड़ा वंश का शासन था इस समय रणथंभौर में, और इनके साथ अकबर का युद्ध हुआ था। उसके 1 साल बाद हुआ था कालिंजर का, कालिंजर का युद्ध 1569 में, 1569। ये यहाँ के राजा कौन थे? कालिंजर के राजा रामचंद्र। फिर गुजरात का कब हुआ था? 1584 में, गुजरात। ठीक है, फाइनली गुजरात पे फाइनल विजय की थी 1585 में। इससे पहले भी 1-2 बार गुजरात के साथ युद्ध हुए थे, लेकिन अंतिम रूप से इन्होंने 1584 में अपने साम्राज्य में गुजरात को मिला लिया था। ठीक है, और इससे पहले हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। गुजरात से पहले हल्दी घाटी का युद्ध, फेमस युद्ध, आप सभी को पता ही होगा, हल्दी घाटी युद्ध 1576 में। कालिंजर के बाद हल्दी घाटी का हुआ था। बीच बीच में छोटी मोटी और लड़ाइयाँ होती रही, लेकिन मैं मुख्य मुख्य युद्ध को बता रहा हूँ जिससे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। और छोटे छोटे युद्ध तो होते ही रहते थे उस समय, कभी बंद ही नहीं हुए युद्ध। तो ये किन के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। उसके बाद खानदेश का हुआ, खानदेश के साथ युद्ध हुआ दक्षिण भारत में, वो हुआ था 1599। और उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद हुआ था असीरगढ़, असीरगढ़ का 1601 में। ये अकबर द्वारा किया गया अंतिम युद्ध है। इसके बाद अकबर ने कोई युद्ध नहीं किया। और इसके बाद आपको पता ही होगा कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, 1605 में अकबर मर जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन युद्ध है, ये आपके नोट्स में होंगे, हर जगह होंगे, तो आप इनको अच्छे से याद करना। अकबर के बारे में जितना डिटेल से हो सके, जितना अच्छे से हो सके, उतने अच्छे से अकबर के बारे में पढ़ना। कुछ भी ढिलाई मत करना अकबर के बारे में पढ़ने में। शेरशाह सूरी के बारे में भी अच्छे से पढ़ना, छोटा टॉपिक है, मैंने आपको दिखा दिया। 2 क्वेश्चन तो लगातार ही आगे भी और क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। अकबर के बारे में मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन 47।
तो अकबर के शासनकाल में निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, फिर से आ गया अकबर के बारे में। तो ये जो घटनाएं हुई थी महत्वपूर्ण, ये मजहर की घोषणा, जजिया की समाप्ति, तौहीद इलाही की घोषणा और इबादत खाने का निर्माण, ये आपको कालक्रम बताना है कि इनकी ये जो घटनाएं है किस किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो आपको सन बिल्कुल याद रखनी है कि कौन सी घटनाएं कब हुई थी। तो मजहर की घोषणा ये हुई थी 1579 में, 1579। ये मजहर की घोषणा ये क्या है कि इसमें मतलब हुआ कि अगर जैसे इस्लाम धर्म के अनुसार कोई भी टॉपिक है, कोई मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर या उस बात के ऊपर अलग अलग व्याख्याएं हैं, अनेक जो काजी मोल्ला मौलवी है वो अनेक व्याख्याएं करते हैं, तो उसमें अकबर की शक्ति है वो सर्वोपरि होगी कि वो कौन सी व्याख्या को मानेगा, कौन सी व्याख्या को तवज्जो देगा, सबसे अच्छी व्याख्या मानेगा। हो सकता है कि अकबर उनमें से किसी भी व्याख्या को सही ना माने और अपनी एक अलग व्याख्या दे दे, तो उसमें सर्वोच्च शक्ति किसके पास रहेगी, राजा के पास। इस प्रकार की घोषणाएं कब की थी अकबर ने, 1579 में। जजिया कर की समाप्ति, तो जजिया कर की समाप्ति 1564 में कर दी थी अकबर ने फिर से, लेकिन इसको लगा दिया गया था। तो जजिया क्या होता है, जजिया होता है कि जो भी गैर मुस्लिम है या फिर हिंदू है, गैर मुस्लिम जितने भी व्यक्ति है उनके ऊपर एक तरह से कर लगाया जाता था, ये कर जजिया कर कहलाता है। ठीक है, जजिया का मतलब ही होता है जो भी गैर मुस्लिम है उस पर लगाया गया कर। तौहीद इलाही, तौहीद इलाही है आपने दूसरा इसका एक नाम होता है दीन इलाही, आपने इसका नाम सुना होगा। दीन इलाही अकबर ने एक तरह से नया अपना धर्म शुरू किया था, नया धर्म ये 1582 में किया था। तौहीद इलाही का ही नाम दूसरा दीन इलाही है। और इबादत खाने की स्थापना अकबर ने करवाई थी 1575 में, 1575। इबादत खाना क्या था, इबादत खाने में धर्मों के लोग मिलते थे, इकट्ठे होते थे और अनेक बातों पर अकबर उनसे विचार विमर्श किया करता था, उनकी बातें सुना करता था। इस तरह की एक बिल्डिंग उसने बनवाई थी जहाँ पे लोग हैं जो वो धार्मिक चर्चाएं कर सके। तो इस तरह की ये घटनाएं अकबर के शासनकाल में हुई थी। आपको यहाँ से क्या पता चला, मजहर की घोषणा, जजिया कर के बारे में, तौहीद इलाही, इबादत खाने के बारे। अब इनका आप सही से कालक्रम लगा लेना कौन सा है। सबसे पहले क्या आएगा, जैसे बी, तो बी कहाँ का है, इसमें नहीं है ये हटा दो, इसमें नहीं है ये हटा दो। बी के बाद आएगा डी, बी के बाद आएगा डी, ये हटा दो। फिर ए और फिर सी, ऑप्शन क्या आएगा 4। ठीक है, अब है जीन बेपिस्ट ट्रेवनियर, ट्रेवनियर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है कौन सा गलत है। और एक बार आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेना, इस तरह के स्टेटमेंट का है ना, पहले इंग्लिश वर्जन पढ़ लेना साथ ही साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीन बेपिस्ट ट्रेवनियर इज नॉट ट्रू, इसमें भी नॉट ट्रू दे रखा है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब पेपर की जो छपाई होती है, इसका ट्रांसलेशन होता है, तो उसमें बहुत बार गलत शब्द ट्रांसलेट हो जाते हैं, तो फिर जो संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो बोलेगी कि हम इंग्लिश वर्जन को सही मानेंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता आपको, बस मोटा मोटा एक बार हल्का सा देख लेना कि इसमें इंग्लिश में क्या पूछा है, हिंदी में क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल 2-3 शब्द बताए थे कि असत्य है, सत्य नहीं है, सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, इस तरह के काट कर, इस तरह के शब्दों को काट कर क्या लिखना, आपको गलत लिखना है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ना है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये है। और एक मैंने और बताया था आपको कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको ये भी सीखना है कि हमें उस क्वेश्चन को छोड़ना है, ज़बरदस्ती से उसको हल नहीं करना है, क्योंकि हर बार हर क्वेश्चन के ऊपर आपको ये दिमाग में चलना चाहिए कि हर क्वेश्चन पे अगर मैं गलत करूँगा तो मुझे नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखते हुए प्रत्येक क्वेश्चन करना है। जैसे एग्जाम्पल लेके चलो कि मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। ठीक है, मैंने इसका स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार भारत आया था। उसकी कृति 1636 ईस्वी में 6 वॉयजेज प्रकाशित हुई और उसको अद्भुत सफलता मिली। वह मूलतः एक डॉक्टर था। उसकी मृत्यु पेरिस में 1689 में हुई।
अब ये पूरा फैक्ट दे रखा है, जैसे 6 बार आया था या नहीं आया था, हो सकता है इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है इसकी मृत्यु पेरिस में हुई थी या कहीं हुई थी। 1689 सन दे रखी है, इसमें हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो गया हो। ये जो बुक है इसकी सन में कोई कन्फ्यूजन हो गया, हो सकता है किसी में एक आध में कन्फ्यूजन होए बिना नहीं रहता, क्योंकि इतने फैक्ट नहीं याद होते, किसी में किसी ना किसी फैक्ट में कन्फ्यूजन होता ही है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो। तो आपको साथ ही साथ में क्या सीखना है कि किन क्वेश्चनों को हमें छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह की बातें सीखने के लिए हम ये क्लास लगा रहे हैं। बाकी मैंने आपको बताया ही है, अपना मकसद मैं पहली क्लास से बता रहा हूँ। आज हमारी क्लास का ये तीसरा लेक्चर है। अब अगला क्वेश्चन है कि सांझा के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला था? तो सांझा के शासनकाल में 1632 में, ठीक है। 1632 ईस्वी में कासिम खां द्वारा पुर्तगालियों को बंगाल के हुगली से निकाला गया था। ये कासिम खां हुगली का क्या बोल सकते हैं, एक तरह से प्रशासक था या निरीक्षक था, हेड था, मुख्य अधिकारी था वहाँ का, हुगली का। तो आप क्या करना है इसमें, वही जो मैंने कल बताया था, गूगल करना और हल्का फुल्का इनके कासिम खां के बारे में आप सर्च करके लिख देना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि दारा सिक्कों को सजा देने के सवाल पर किसने उसकी प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी? तो दानिशमंद। हाँ, ये जो है इन्होंने कहा था कि जब दारा सिक्को भी आपका एक भाई है, मुगल जो वंश है उनका एक राजकुमार है, तो इनको जो सजा देना है प्राण उसकी वो सजा कम कीजिए या उनका जीवन को बख्शिए, उनका जीवन दान दीजिए, इस तरह की बातें की थी। वो थे कौन थे? दानिशमंद खां थे। तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा इस क्लास से। आज हमारी जो तीसरी क्लास है इसको भी आप देखना। इन 3 क्लास से अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर 1-2 क्वेश्चन का बेनिफिट हुआ हो, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला हो, नया सीखने को मिला हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, ज़रूर बताएं। और आगे इनमें क्या सुधार करना है, किस तरह की बातें और करनी है, वो भी आप मुझे बताते चलिएगा। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ। बाय, थैंक यू।